हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो, आज फिर से एक पेपर मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ पीजीटी 2021 का। ये पेपर है पीजीटी सोशियोलॉजी मेल। 25 जून 2021 को ये पेपर हुआ था और इसकी टाइमिंग आपके सामने 9 to 12। बाकी ये कंप्लीट पीडीएफ देखो आपको मिल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और हमेशा की तरह जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है इसका मैथ्स का सेक्शन। तो कौन से भाई आज के 20 मैथ्स के क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखो, पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, एक आपको टेबल दे रखी है और इस टेबल में ना देखो आपको 2011 में कुल जनसंख्या दिखा रखी है और कितने शहर है वो आपको देखो यहाँ दिखा रखे हैं, ए से लेके जी तक। इन शहरों में कितनी कितनी जनसंख्या है लाखों में वो आपको बता रखा है। बाकी सबसे नीचे जो आपको नज़र आ रहा है तो ये है ग्रामीण जनसंख्या, मतलब कि ए में अगर जैसे मैं पूछूँ कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो आपको इस 87.6 का ना 40% निकालना होगा। बाकी देखो बहुत आसान सी टेबल है, सीधा चलते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि भाई वर्ष 2011 में शहर जी और शहर एफ की ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अंतर कितना था। तो देखो आपको ना यहाँ पर सबसे पहले तो शहर जी, जहाँ पर टोटल जनसंख्या 22.2 है, तो इसका 15% निकालना है। अब 15% देखो निकालने में आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट मतलब इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, 10% की फ्रैक्शन आप लोगों को पता होगी 1/10। अगर कभी भी आप 10% किसी का निकालने जा रहे हो, किसी भी नंबर का, तो आप सिंपली ना उसको 10 से डिवाइड कर दो, और जब इस नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 2.22 होगा। इतना बेसिक आप समझ रहे हो कि ये डेसिमल यहाँ से हट के यहाँ लग जाने हैं। अच्छा हाँ, निकालना हमें 15% है, तो देखो ये तो 10% है, 5% का मतलब इसी का आधा जो कि होगा 1.11, और दोनों को जोड़ने से 15% बना 3.33। तो देखो समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि 22.2 का 15% हमने ऑरली कैलकुलेट किया, तो शहर जी में 3.33 ग्रामीण जनसंख्या है। अब देखो एफ में, जहाँ पर 28.2 कुल जनसंख्या है और निकालना आपको 20% है। आप फिर से क्या करो, इसका 10% निकालो, 2.82 होगा, और 20% का मतलब इसी का डबल होगा, वरना आप इतना जोड़ लो इसमें। तो यहाँ से आपको मिला 2 और 2 4, 8 8 16 और 5, तो 5.64 यहाँ पर ग्रामीणों की जनसंख्या है। और इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 4 में से 3 गया 1, बाकी एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, और आप पूरा भी कैलकुलेट करोगे तो 2.31 इसका आंसर होगा। चलते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर। ये दूसरा क्वेश्चन देखो आपको नज़र आ रहा होगा, एक ग्राफ आपको दिखा रखा है और बता रखा है कि भाई जो आय है वो व्यय, मतलब खर्च और बचत को जोड़ने से बनती है। तो ये चीज़ आप ऐसे भी समझते ही हो। देखो आपको ये जो रेड कलर से दिखा रखा है ना, ये देखो बचत है, और जो आपको दिखा रखा है ब्लू कलर से, तो ये खर्च है। दोनों को जोड़ने से क्या बनेगी, आय। तो पूछा जा रहा है कि फरवरी मार्च और मई, देखो फरवरी मार्च और मई की जो भी आय है ना उसका औसत निकालने हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा, देखो फरवरी में जो आय बन रही है 3 और 2 5,000 बनी। उसी तरीके से देखो जो मार्च में आपको नज़र आ रही है आय इसकी, वो 5400 रुपये है। और तीसरा जो है वो है मई, तो मई में जो आय बन रही है वो है 7,000। तो हमें इनका औसत निकालना है, यानी तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करना है। जब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो देखो 5 और 7 12,000, और 5400 और जोड़ोगे तो ये बनेगा 17,400। और अब इसको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से 5 बारी घटा 15, 8 2 0, 5800 रुपये अपना आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है कि एक ट्रक, कार और ट्रेन, मतलब ट्रक और दूसरा है कार और ट्रेन, तो देखो इनकी ना स्पीड्स का रेशियो आपको दे रखा है 6:7:9, जबकि कार का बता रखा है कि 308 किलोमीटर चलती है 11 घंटे में, मतलब डिस्टेंस हमें गिवन है 308 और टाइम भी गिवन है 11। तो डिस्टेंस बाय टाइम आप समझते हो स्पीड होती है, और स्पीड आ रही है यहाँ से 28। तो कार की जो स्पीड है ना देखो वो 28 आ गई, और यहाँ आप ध्यान से देख पा रहे हो कि 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको पता चलेगी 28 है, यानी कि 4 गुना। अगर हम 6 और 9 को भी 4 4 गुना कर दें
तो ट्रक और ट्रेन की भी स्पीड आ जाएगी, जैसे कि 6 गुना 4 24 ट्रक की स्पीड होगी और 9 गुना 4 36 होगी ट्रेन की स्पीड। अब पूछा है कि ट्रक और ट्रेन की समान समय के लिए एक साथ औसत चाल क्या है, मतलब आपको इन दोनों का ना औसत निकालना है। तो आप समझ पा रहे हो 36 और 24 दोनों को जोड़ोगे 60 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा यहाँ से औसत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहे हैं और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखी है। समबाहु त्रिभुज देखो क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है और उन तीनों साइड्स को हम इक्वल टू ए मान लेते हैं। समबाहु में जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, √3/2a होता है, जबकि ये हाइट हमें दे रखी है ऊंचाई 6√3। तो यहाँ से क्या होगा कि आप साइड निकाल पा रहे हो, 2 गुना 6 12, मतलब इस ट्रायंगल की साइड 12 होगी। अब कहता है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो देखो पहले तो आप इसका परिमाप निकालो। परिमाप का मतलब होगा तीनों साइड्स का योग, एक साइड 12 है, तीनों का योग 36 हुआ। तो अभी ना एक स्क्वायर है देखो, और उसका पेरीमीटर यानी परिमाप भी 36 ही है। तो परिमाप आप समझते हो चारों साइड्स को जोड़कर बनता है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, तो प्रत्येक भुजा 9 होगी। और स्क्वायर का एरिया यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है साइड का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 अपने सवाल का होगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये एजिस से है। मतलब अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि एजिस से ना देखो हर पेपर में एक न एक सवाल आ रहा है, तो मतलब एजिस वाले चैप्टर को आप अच्छे से कर लेना। सवाल बेसिक आ रहे हैं, कहता है कि पी और क्यू देखो इनकी ना वर्तमान आयु का आपको एक अनुपात दे रखा है 3:5। कहता है 7 वर्ष बाद क्यू की जो आयु है ना वो 42 साल हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई वर्तमान में 7 वर्ष कम कर लो इसमें से, तो क्यू की जो वर्तमान एज है ना देखो वो 35 साल होनी चाहिए, और 35 साल जो है वो 5 यूनिट की वैल्यू है, मतलब 7 गुना। तो अब यहाँ पर भी 7 गुना करोगे ना, पी की वर्तमान आयु आपको 21 साल मिल रही है, और पी की आयु देखो हमसे 8 वर्ष बाद की पूछी जा रही है, तो 8 और जोड़ लो आप इसमें, यानी 8 वर्ष बाद पी की आयु होगी 29 वर्ष। इसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे। और अगर आप रेगुलरली पेपर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कॉमर्स मेल में भी था, और मैंने आपको बताया था कि मतलब सबसे सिंपल तरीका इसका डिटेल ही है। डिटेल का मतलब डिवाइड कर करके ये आप चेक करो, सबसे बड़ी भी हमें यहाँ निकालनी है। आपको देखो देखने से पता चल रहा है कि भाई 9 दूनी 18, तो मतलब लेस देन 2 है ये वैल्यू। उसी तरीके से बिल्कुल ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ भी आप समझ रहे हो 14 दूनी 28 होता है, तो ये वैल्यू भी भाई लेस देन 2 है। तो मतलब 2 ऑप्शन तो ना आप काट ही दो, क्योंकि ऊपर वाले 2 ऑप्शन में देखो 2 से बड़ी वैल्यू है। अब 23/11, तो 11 जब डिवाइड करेगा 11 दूनी 22, उसके बाद बचा 1, डेसिमल लगाया 0, 1 0 लगाया 0, और 11 से 1 घटा 9 बरी, तो ऊपर वाले की वैल्यू 2.09 अभी हम कह सकते हैं। अच्छा ये वैल्यू अगर हम निकालें तो देखो 12 दूनी 24, उसके बाद बचा 1, उसके बाद मतलब 0 लगाया, फिर 1 0 लगाकर 0 लगाया, और 12 अट्ठे आप समझते हो 96। तो इन दोनों में बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि 2.09 बड़ा होता है, यानी कि 23/11 यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में। कहता है 7 के 5 क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है देखो लगातार, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है कॉन्सिक्यूटिव। तो कहता है कि भाई 7 के मतलब 7 के ना 5 मल्टीपल्स हैं। बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि वो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, 7 14 21 28, ऐसा नहीं है। वो कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, हो सकता है कि वो 28 से शुरू हो, 28 35 ऐसे हो सकते हैं लगातार 5। तो वो कौन से मतलब 5 लगातार यहाँ पर मल्टीपल्स है, गुणनज है, वो हमें पता लगाने हैं। औसत हमें बता रखा है 28। अब एक बात आपको समझनी है, देखो जो ये 5 नंबर्स है ना यहाँ पर, तो ये बराबर बराबर अंतराल पर होंगे, मतलब एक तरीके से 7 का टेबल ही पढ़ना है ना, तो लगातार अंतराल पर होंगे, और लगातार अंतराल पर होंगे तो इनके बीच भाई कॉमन डिफरेंस बिल्कुल ज़रूरी है सेम हो, और कॉमन डिफरेंस जहाँ पर सेम होता है वो समांतर श्रेणी होती है एपी सीरीज़, और ऐसी सीरीज़ का जो एवरेज होता है ना बिल्कुल बीचों बीच होता है।
तो 28 जो आपको एवरेज दे रखा है वो ये वाली टर्म होगी, यहाँ तो आप लिख दो 28। अब इसके बाद क्या करना है, आप आगे अगर चल रहे हो साथ साथ जोड़ते चलो, यहाँ 35 हुआ, यहाँ 42, पीछे चलना है साथ साथ घटा लो, 21 हुआ और 14। तो वो पाँचों के पाँचों नंबर भाई आपके सामने हैं। और अभी कहता है कि प्रथम और अंतिम पद के वर्गों का औसत कितना है। तो 14 का तो देखो स्क्वायर याद होता है 196, और 42 का भाई स्क्वायर वैसे याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो आप कैलकुलेट कर लेना, मुझे याद है तो ये 1764 होता है। अब इनका एवरेज निकालना है जब आप दोनों को जोड़ोगे। ये जो 4 नज़र आ रहा है ना, आप इसको दे दो तो ये 200 बन गया, और 200 अब जुड़ेगा 1760 में, तो 1960 इनका योग है। एवरेज निकालना है, 2 से डिवाइड करो, और आंसर इस क्वेश्चन का होगा 980। इसके बाद चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया था। अगर जो इसे 2% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो क्या होता है कि 366 रुपये ना हमें अधिक प्राप्त होते। अब एक छोटी सी बात समझो आप, देखो अगर 2% आपको ब्याज ज़्यादा मिलता तो 3 वर्षों में ना टोटल 6% ज़्यादा मिलता। 2% का मतलब है प्रति वर्ष, तो 3 साल में 6% ज़्यादा मिलता, और रुपए में जो ज़्यादा मिलता वो है 366। तो यहाँ से हमें 6% की वैल्यू मिल जा रही है 366। धनराशि हमसे पूछी जा रही है, और आप समझते हो प्रिंसिपल हमेशा 100% होते हैं। अब 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा, 6 से नंबर पूरा घट रहा है, देखो 6 गुना 6 36, और 6 एकम 6, तो 1% की वैल्यू 61 है, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो और लगा दो, तो 6100 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको नज़र आ रहा है। कहता है एक छोटी संख्या का 60% एक बड़ी संख्या के 40% से 16 कम है। यदि दोनों संख्याओं का योग 120 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर क्या है। अब देखो यहाँ इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। 2 नंबर हम मान लेते हैं ए और बी, और आप किसी भी एक नंबर को ना छोटा मान लो, तो मैं मान लेता हूँ ए छोटा नंबर है। तो कहता है छोटी संख्या का 60%, यानी कि ए का 60%। 60% को आप 3/5 लिख सकते हो, और ये आपको घटाना है देखो बड़ी संख्या के 40% में से, यानी कि बी का 40%, जिसको 2/5 में लिखा जा सकता है। और इनका जो अंतर है देखो वो बता रखा है 16। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ऊपर तो देखो एज इट इज़ हम लिख सकते हैं 2b - 3a, और ये जो 5 होगा ना ये 16 से इंटू हो जाएगा, तो 16 पंजे होता है 80। यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल रही है, और दूसरी इक्वेशन देखो यहाँ से मिलेगी। कहता है दोनों संख्याओं का योग 120 है। अब पहले मैं b लिख लेता हूँ और फिर a, तो b + a इसने बताया कि 120 है। अब दोनों इक्वेशंस को देखो कैलकुलेट करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाओ। मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली इक्वेशन को ना 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई होने पे आप समझ रहे हो ये नंबर ना 360 हो जाएगा। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को एज इट इज़ जोड़ दो, तो ये पार्ट तो भाई कैंसिल हो गया। अच्छा 2b 3b यानी कि 5b, तो 5b की वैल्यू आपको मिल रही है 80 + 360 यानी कि 440। तो b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 440/5, जो कि होगी 88। और अगर b की वैल्यू 88 है तो दोनों का योग देखो 120 था। 120 में से आप b को हटा लो, a आ जाएगा, यानी 120 में से 88 गया, तो 12 और 12 मतलब 12 और 20 34 आ जाएगा ना, सॉरी 32 आ जाएगा। अब दोनों का अंतर निकालना है, और दोनों का अंतर आप करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको 56 मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्यूब रूट ऑफ 512 आप समझते हो 8 होता है, क्यूब रूट ऑफ 1000 10 होता है, और क्यूब रूट ऑफ 729 9 होता है। तो -2 + 9 यानी कि 7 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपको नज़र आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। कहता है एक वस्तु को उसकी अंकित मूल्य के 5/6 कीमत पर बेचने पर
आगे की लाइन बाद में पढ़ेंगे। इतनी बात से देखो आप एमपी और एसपी का ना रेशियो बना सकते हो। एमपी यानी कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य। तो 6 अगर मैं मान लूँ अंकित मूल्य, तो आप समझ रहे हो कि वस्तु को 5 में बेचा होगा। अब कहता है कि हुआ क्या, 10% की हानि होगी। 10% की फ्रैक्शन देखो ऊपर ही हमने समझी थी 1/10 होती है, और 1/10 लॉस का मतलब होता है कि अगर जो आपने 10 रुपये में कोई सामान खरीदा है तो 1 का लॉस उठाया और 9 में बेचा है। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, देखो कि सेलिंग प्राइस ना कॉमन टर्म है। अब इसको सेम बनाओ, मतलब 5 और 9 को सेम बनाओ, दोनों को 45 बना सकते हैं। यहाँ हम इंटू 9 कर सकते हैं और यहाँ इंटू 5। बाकी साथ वाले नंबर्स को भी देखो आप समझते हो उतने से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो कुल मिलाकर आपके पास जो एमपी आया तो वो आ गया 9 गुना 6 यानी कि 54। जो आपका सेलिंग प्राइस आया आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, 45 हो गया। और जो आया कॉस्ट प्राइस तो वो 50 हो गया। अच्छा, एक एक ज़ीरो मैं यहाँ और लगा लेता हूँ ताकि आगे की कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए। कहता है कि भाई वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देनी है। देखो इस नंबर का अगर मैं आपसे 10% पूछूँ तो आपको पता है 10 से डिवाइड करना है, 54 होगा। और अगर 54 10% है तो 5% तो 27 ही होगा, यानी 54 का हाफ। तो 27 रुपये का ना डिस्काउंट दिया गया है, और 27 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद इस वस्तु को जो बेचा जाएगा वो आप समझ रहे हो 513 में बेचा जाएगा। तो 500 रुपये वाला सामान ना देखो 513 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट हुआ 13 का। यहाँ थोड़ी जगह देखो, यहाँ लिख देते हैं। तो 13 का जो प्रॉफिट हुआ आप समझते हो सीपी पर हुआ 500 पर, और परसेंट के लिए 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे 13/5 तो 2.6 आपको मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कहता है लोकेश 60 किलोमीटर की दूरी कुछ बस द्वारा और कुछ कार द्वारा 10 घंटे में तय करता है। बस की स्पीड 3 है और कार की स्पीड 7 है, तो बताओ बस द्वारा उसने कितनी दूरी चली। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो बड़े ध्यान से आप इसको समझना। इसका देखो बेस्ट मेथड क्या होता है कि जैसे कि आपको बस की स्पीड दे रखी है 3 और कार की स्पीड दे रखी है 7, तो बड़े नंबर को ना छोटे नंबर की फॉर्म में तोड़ कर लिखा करो। जैसे 7 को हम लिख सकते हैं 3 + 4, और अब थोड़ी देर के लिए इस 4 को बिल्कुल भूल जाओ। मतलब बस की तो स्पीड 3 है ही, कार की भी आप 3 ही समझो। और अगर बस की स्पीड 3 है, कार की स्पीड 3 है, तो मतलब बड़ा अजीब सी बात लगेगी कि हम अलग अलग स्पीड बताएं। फिर तो हम कह सकते हैं कि भाई पूरे रास्ते हम 3 की स्पीड से चले गए। तो 3 की स्पीड से अगर हम पूरे रास्ते चलते यानी कि 10 घंटे, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर पा रहे होते ना हम, वो 30 ही कर पाते। लेकिन टोटल डिस्टेंस कवर किया है हमने 60, तो वो 30 किलोमीटर हम क्यों नहीं कवर कर पाए। तो 30 किलोमीटर हम इसलिए कवर नहीं कर पाए, इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाए क्योंकि हमने ये वाला 4 तो गिना ही नहीं है। अब ये 4 30 को बनाने में कितने घंटे लेगा, तो 30/4 आप कर लो। और 30/4 का मतलब 15/2, जिसको हम 7.5 कह सकते हैं। तो इसका मतलब है इन 10 घंटों में से ना 7.5 घंटे हमने चला है कार से, और 10 में से अगर 7.5 कार से चला है तो इसका मतलब 2.5 घंटे हमने बस से चला होगा। और 2.5 घंटे में 3 की स्पीड से कितना चल सकते हो आप, 7.5 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम के। तो स्पीड देखो 3 है और टाइम 2.5 है, तो 7.5 किलोमीटर इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको नज़र आ रहा है। कहते हैं एक व्यक्ति ने अपने 3 पुत्र ए, बी और सी के बीच 1260 सिक्के 2:3:4 के अनुपात में वितरित करने का फैसला किया। देखो सवाल को आगे बढ़ने से पहले ही ना आप इन 1260 को इस रेशियो में बांटो। इस रेशियो का मतलब है 2:3:4 में बांटो। तो आप समझ पा रहे हो कैसे बांटना है। 2 और 3 5 और 4 9 कि 9 की वैल्यू ना 1260 है। 1260 को आप 9 से जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 140 गुना, और अगर ये 140 गुना है तो सभी को आप 140 से गुना कर लो, तो आपको पता चलेगा कि इनको कितने कितने सिक्के मिलने चाहिए थे। तो 140 गुना 2 होता है देखो 280, 140 गुना 3 होता है 420, और 140 गुना 4 होता है 560।
इतने इतने सिक्के इनको मिलने चाहिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है लेकिन गलती से उसने सिक्कों को जिस रेशियो में बांटा वो रेशियो बता रखा है 2:3 रेशियो, और ये बता ही नहीं रखा x। और इससे क्या हुआ कि सी को 200 सिक्के कम मिले। अब देखो 560 मिलने थे सी को, अगर 200 कम मिले तो आप बोलोगे 360 सिक्के मिले होंगे सी को। मतलब सी को जो यहाँ सिक्के मिले वो मिले 360। अब अगर सी को 360 मिल रहे हैं और टोटल सिक्के है भाई 1260, तो आप बोलोगे 900 सिक्के ए और बी को मिलने चाहिए थे। और ए और बी की अगर यूनिट्स में बात करें तो 5 है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 900 है। 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 900 है। तो आपको ये पता करना है कि 360 जो वैल्यू है ना वो कितने यूनिट की होगी। तो देखो थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो रब करने में टाइम लग रहा था, मैंने दोबारा से डाटा लिख दिया। इतना इतना भाई इनको मिलना था, बाकी सी को 200 सिक्के कम मिले तो 360 मिले। और अगर सी को 360 सिक्के मिले तो इसका मतलब है कि ए और बी को मिलाकर 900 मिले होंगे। अब ए और बी देखो 2:3, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 900 है। तो जो 900 यहाँ पर है ना, देखो वो कितने यूनिट है, 5 यूनिट्स। अगर मैं आपसे पूछूँ एक की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 5/900 होगी। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि 360 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 360 से मल्टीप्लाई और कर दो। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट इसको करोगे कि ये घटा 9 से 4 बारी और 9 से घटा 10 बारी, फिर 5 ने इसको 2 बारी काटा और 2 से ये 2 बारी कटा, तो 360 सिक्के ना भाई 2 यूनिट बना रही है। और यही हमसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू जो होगी वो रेशियो में 2 होगी, तो 2 इसका आंसर है। चलते हैं बाकी इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन में। फिर से देखो उसी टेबल पर क्वेश्चन है, हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया है ऐसा। जैसे कि यहाँ पर ये 2011 की कुल जनसंख्या आपको दे रखी है ए से लेकर जी तक शहरों की, और ग्रामीण जनसंख्या आपको बता रखी है किस शहर में कितना % है। कहता है वर्ष 2011 में शहर ए की, देखो शहर ए में टोटल इतनी जनसंख्या है 87.6, और हमें निकालना है यहाँ पर 40%। तो 40% आप चाहे तो ऐसे निकाल लो, या फिर मैंने आपको बताया था आप पहले 10% कैलकुलेट कर सकते हो और 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट थोड़ा सा देखो लगभग है तो हम इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ये डेसिमल भी आप हटाओगे देखो यहाँ 0 आ जाएगा। बाकी अब 100 नीचे है ना तो उसको रखा रहने दो, मत उसको काटो पीटो। 876 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, 4 × 6 यानी कि 24, 2 कैरी हो गया। 4 × 7 28 और 2 30, 3 कैरी हो गया। और 4 × 8 32 + 3 यानी कि 35। अब जो नीचे हमने 100 छोड़ा था उसका काम है यहाँ पर डेसिमल लगाना। 35.04 जैसे कि आप देख पा रहे हो सबसे नज़दीकी है, लगभग है 35 के, तो यही इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। कहता है कि एक कक्षा के 68% जो छात्र हैं उन्होंने भाई इलेक्ट्रिकल लिया है। कितने % ने, 68% ने। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है वो है 47%। बाकी इसके अलावा देखो प्रत्येक छात्र कम से कम एक विषय तो लेता ही है, मतलब ऐसा कोई छात्र नहीं है यहाँ पर जो कुछ भी ना लेता हो। मतलब हर एक छात्र कुछ ना कुछ तो लेता ही है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी लेता हो, और वो आपको देखो दिखा भी रखा है 21 दोनों लेते हैं। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। अब देखो ये आपने पढ़ रखा है, मतलब वेन डायग्राम है। 100% डाटा होता है अपने आप में कंप्लीट, मतलब जितने भी यहाँ बच्चे होंगे ना 100% होंगे वो, जबकि इन दोनों को जोड़ने से आपको मिल रहा है 60 और 40, 100 और 15, 115%। और 100 से ये ऊपर जा नहीं सकता। अगर ये 100 से ऊपर जा रहे हैं तो पहले तो आप ये पता लगाओ कितना जा रहे हैं, तो आप बोलोगे 15%। तो 100 से ऊपर इसलिए जा रहा है कि कहीं ना मतलब कुछ डाटा कॉमन है, और वो कॉमन डाटा यहाँ पर मतलब होगा जो दोनों लेते हैं, इलेक्ट्रिकल भी इलेक्ट्रॉनिक्स भी। तो ये जो 21 बच्चे हैं ना यही इस 15% की वैल्यू है। अब 15% अगर 21 है तो टोटल बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया 100% होने चाहिए। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो
21/15, यहाँ से 1% आ गया और इनटू 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 3 से 5 बारी घटा, 3 से 7 बारी और 5 से 20 बारी, तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 140। तो मतलब 140 यहाँ पर टोटल बच्चे हैं। चलते हैं बाकी अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 16 नज़र आ रहा है, मेंसुरेशन का है। कहता है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, मतलब रेडियस की बात हो रही है, तो वो 3 गुना कर दी जाती है। पहले जो बेलन है उसकी रेडियस अगर 1 है, तो अब रेडियस क्या हुई, 3 गुनी होगी, यानी कि 3 होगी। तो कहता है कि नए बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम मूल वेतन के आयतन से 200% अधिक हो जाता है। 200% का मतलब क्या होता है, देखो इसकी फ्रैक्शन होती है 200/100 या फिर 2/1। तो इसका मतलब है कि भाई अगर यहाँ पर वॉल्यूम 1 होगा तो 2 से वो इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पर वॉल्यूम होना चाहिए 3। और हाइट जो है इसकी ऊंचाई, वो हमें कितने प्रतिशत अधिक या कम करनी होगी वो हमसे पूछा है। तो देखो इसका तरीका क्या हो सकता है कि जैसे कि आपको पता है भाई बेलन सिलेंडर, इसका वॉल्यूम यानी आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो πr² h होता है। पाई को आप दोनों जगह से काट दो, सिर्फ r² h। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो r² देखो 1 बन रहा है, h नहीं पता, h1 मान लेते हैं, पहले वाली हाइट को h1। अगर इसकी बात करें हम इस नए बेलन की, तो r² 9 बन रहे हैं, इनटू में h2। तो ये दोनों ना देखो रेशियो बता रहे हैं वॉल्यूम का, और वो वॉल्यूम का रेशियो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1/3। तो यहाँ से आप h1 और h2 की वैल्यू निकाल सकते हो। करना क्या है आपको, इस 1 को यहाँ भेज देना है, मतलब 3 ही रहेगा। इस 9 को वहाँ भेज देना है, यानी कि 9, और छोटा करोगे तो 3 और 1। तो पहले वाली जो हाइट है ना देखो यहाँ, वो तो 3 है, और अभी आपको उसको बनानी होगी 1। अब देखो ये मैं सारा हटा देता हूँ। कुल मिलाकर बात ये थी कि जो हाइट 3 थी उसको 1 बनानी है। तो आप समझ रहे हो कि भाई 2 यूनिट घटानी होगी, कितने पर, ओरिजिनली 3 पर, परसेंट के लिए 100। और 2/3 आपको वैसे तो याद ही होना चाहिए परसेंटेज में, ये 66.66 या 67% होता है। तो यही इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको नज़र आ रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, 382 प्लस 1350 का 60%, और उसमें से आपको इतना घटाना है। तो ऐसा है देखो, 382 में जब आप जोड़ोगे 1350 का 60%, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1350 का 10% क्या होगा, आप बोलोगे 135। अब ये तो 10% है और हमें 60% निकालना है, यानी कि 6 गुना करना होगा। 6 गुना अगर नहीं कर सकते तो 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 135 दूनी होता है देखो 270, और 270 गुना 3 होता है 810। तो मतलब 1350 का 60% है 810। अब इसमें से घटाना है आपको 16 गुना 28, तो 28 मतलब 280 बनाता है 10 बारी में, और 140 बताएगा 15 बारी में, और 28। तो यहाँ से आपको मिलेगा 448। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी है देखो, इतना बड़ा आंसर नहीं जा सकता। तो मतलब ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं का HCF आपको 17 दे रखा है। HCF का काम होता है देखो नंबर्स को बनाना। एक नंबर 17A हो गया और दूसरा नंबर हुआ 17B। HCF अब दोबारा नहीं देखना। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, इनका योग। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन नंबर्स को, तो 17 को आप कॉमन ले सकते हो, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो। और हमें ये दे रखा है 119 के बराबर। तो 17 के टेबल में देखो 7 बारी में 119 आता है। अच्छा, ये आप समझते हो कि A और B भाई को प्राइम नंबर होते हैं, सहभाज्य, मतलब वो एक दूसरे से ना कटे। तो अब ऐसे आप नंबर्स को सोचो जो 7 बना सके और को प्राइम भी हो। तो आप बोलोगे या तो 1 और 6 होगा, या 2 और 5 हो सकता है, या फिर 3 और 4 हो सकता है। तो मतलब ऐसे जो टोटल पेयर बन रहे हैं ना वो 3 है। वही हमसे पूछा है कितने युग्म यानी कितने पेयर यहाँ पर पॉसिबल है, तो आंसर रहेगा 3। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर। टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। कहता है अरुण 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, बाकी कौन कितने दिन में काम कर सकता है कुछ नहीं बता रखा। तो हम यहाँ से टोटल वर्क को ना 15 मान लेते हैं,
और अगर 15 टोटल वर्क होगा और अरुण इसको कर सकता है 15 दिनों में, तो इसका मतलब है कि अरुण की कार्य क्षमता ना 1 हुई। अरुण एक दिन में 1 काम करते हैं। 3 दिनों तक काम करने के बाद, मतलब 3 दिन तक अरुण ने काम किया। अब क्योंकि अरुण का एक दिन का काम 1 है, तो 3 दिनों में अरुण करेगा भाई 3 काम। अब कहता है कि उसके बाद रितेश शामिल हो गया और शेष काम को ना देखो 3 अतिरिक्त दिनों में पूरा करते हैं। अब 15 में से देखो 3 काम तो हो गया, 12 और बचा, और ये 12 काम 3 दिन में हुआ है। और 12 काम अगर 3 दिन में हुआ है तो इसका मतलब है कि अब रितेश के साथ मिलकर एक दिन में 4 काम हो रहे हैं। और 4 में से अरुण कितना काम दे रहे हैं, तो वो तो देखो 1 है। तो इसका मतलब है रितेश की कार्य क्षमता ना 3 है। और अभी हमें रितेश अकेले से ये काम पूरा करवाना है। तो देखो टोटल वर्क है 15 और रितेश की कार्य क्षमता है 3, तो वो अकेले इस काम को करने में 5 दिन लेगा। इसके बाद देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जब किसी संख्या को 308 से विभाजित किया जाता है, मतलब कोई नंबर है यहाँ पर, और जब हम उसको डिवाइड करते हैं 308 से, तो क्या होता है देखो कि रिमाइंडर बचता है 60। अब आपको क्या करना है कि इसी नंबर को डिवाइड करना है 28 से और बताना है कि भाई रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो इसमें करना क्या होता है, ये जो 28 है ना, ये फैक्टर है 308 का, मतलब जो 28 है इसी के टेबल में 308 आता है। तो इसका मतलब है जहाँ तक 308 नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो वहाँ तक तो 28 भी कर ही सकता है, बल्कि 28 उससे आगे भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 28 के साथ ना मजबूरी नहीं है, वो छोटा नंबर है तो रिमाइंडर भी छोटा ही छोड़ेगा। तो करना क्या है देखो, नंबर कुछ नहीं बनाना, जितना रिमाइंडर छोड़ा था इस 308 ने, बस उसी को पकड़ के आप आगे डिवाइड करा दो 28 से। और जैसे कि आप समझते हो 28 दूनी 56, तो शेषफल होगा 4, यानी 4 इस सवाल का आंसर होगा। तो ये बात आपको समझनी है, मतलब ये जो नंबर है सेकंड नंबर, सेकंड डिवाइज़र, ये हमेशा ना फैक्टर होना ज़रूरी है इस नंबर का, और वो हमेशा आपको मिलेगा भी। तो यहाँ पे ये पेपर ख़त्म होता है, बाकी जल्द मिलते हैं अगले पेपर के साथ। और तब तक आप इसको ना मतलब कंप्लीट पेपर को एनालाइज़ करो, हिंदी इंग्लिश जीके सब कुछ। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।